हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बीपीएससी 131 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और आपका एग्ज़ाम है, उसी के लिए ये वीडियो बनाई है मैंने। 13 दिसंबर को है शायद 2024 का। और अगर आप इस वीडियो को उसके बाद भी कभी भी देख रहे हो तब भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी आपके लिए डेफिनेटली। इसमें से एक ना एक सवाल आपके आएंगे ही आएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब वगैरह और लाइक कमेंट जरूर करना ताकि और वीडियोस भी आ सकें। ठीक है, बाकी आपको ये समझना है कि भाई 500 वर्डों में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन होगा एक, और आपको 500 शब्द लिखने हैं एक क्वेश्चन के आंसर में। यानी कि 5 पेज आपको भरना है, मान के चलिए 5 पेज आपको फिल करना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ से छाटे हैं इस वाले जून वाले में से, क्योंकि ये नया वाला है तो शायद इसमें से सवाल ज़्यादा बन सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। सबसे पहला जो सवाल मैंने आपको दिखाया अभी वही है कि भाई राज्य क्या है, इसके विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। मैंने सबसे पहला राज्य को बताया है कि भाई राज्य एक राजनीतिक इकाई होता है। ठीक है, पॉलिटिकल यूनिट है जिसमें समाज और क्षेत्र के भीतर आबादी को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, अब राज्य क्या करता है, अपनी एक सीमा होती है उसकी, उसमें वो अपने लोगों को समाज को कंट्रोल करता है। ठीक है, उनको शिक्षा देना वगैरह वगैरह काम करना। इसके पास संप्रभुता होती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो यही है, संप्रभुता, सोवर्निटी। सोवर्निटी इंग्लिश में कहते हैं इसको। आपने पढ़ा होगा अपनी पॉलिटी की बुक में, 11th क्लास की पॉलिटी में सब बताया गया है। तो सोवर्निटी यहाँ पे होती है। ठीक है, मतलब जो राज्य है उसका अपने सीमाओं के भीतर सर्वोच्च अधिकार होता है, मान के चलिए। ठीक है, यानी कि वो सर्वोपरि होती है। जैसे कि हमारे देश की सरकार है तो अपनी सीमाओं के भीतर सबसे ज्यादा उसी की चलेगी, वो दादा है। ठीक है, मान के चलिए। मुख्य वही विशेषताएं क्या है कि भाई क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनकी कुछ मुख्य विशेषता होती है राज्य की। समझिए, राज्य मतलब, राज्य मतलब स्टेट नहीं होता है। राज्य मतलब होता है देश। ठीक है, जैसे कि भारत देश है, इसी को हम कहेंगे राष्ट्र राज्य। ठीक है, लेकिन हम राष्ट्र राज्य भी कहते हैं इसको, तो वो भी सेम है और ये भी एक सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो, थोड़ा सा क्लियरली कर देता हूँ मैं कि भाई हम जब भी पूरे कंट्री की बात करते हैं, पूरे विश्व की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं राज्य। ठीक है, कि भाई यूएसए, ठीक है, रशिया और यूरोप में जितनी भी कंट्रियां हैं जो कि स्वतंत्र है, अब तो सभी स्वतंत्र है लगभग, तो वो सभी राज्य हैं अपने अलग अलग। ठीक है, उनकी अपने देश में चलती है, एक उनकी एक संप्रभुता है। ठीक है, अपने लोगों के बारे में वो सोच सकते हैं, उनके ऊपर काम कर सकते हैं। मतलब किसी और के दबाव में आके वो काम नहीं करेंगे, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, इसको कहते हैं राज्य। ठीक है, अब अगर जैसे कि हम बात करें अपना जब ब्रिटिश शासन था हमारे ऊपर, तो उस समय जो हमारा देश था वो राज्य नहीं था। ठीक है, वो अंडर में था। ठीक है, उपनिवेशिक राज्य हम कह सकते थे उसको। आज हम कहते हैं अपने आप को राष्ट्र राज्य, क्योंकि अपना हमारा एक अलग देश है, हमारी अपनी एक पहचान है। ठीक है, सभी लोग हमें अपनी पहचान से समझते हैं कि भाई ये देखो, ये इंडिया है, ये भारत है, और यहाँ ये इसका तिरंगा है, झंडा। ठीक है, इसका जो फ्लैग है वो तिरंगा है, और ये राष्ट्रगान है इनका। तो हमारी हर एक चीज, हमारी एक पहचान है। ठीक है, अलग अलग, तो इसी को हम कहेंगे राज्य। ठीक है, इसको हम वैश्विक स्तर पे देखते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखते हैं। समझ गए। और कुछ स्वरूप है इसके राज्य के अलग अलग, जैसे कि भाई उदार राज्य होते हैं। ठीक है, मतलब लोगों की अधिकार, स्वतंत्रता देने की बात करने वाले जो अधिकार होते हैं, भारत में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा, हर एक चीज। कल्याणकारी राज्य, अब लोगों की कल्याण करने के लिए उनको अलग अलग प्रोग्राम चला के देना, लोगों की मदद करना, जनधन योजना, उनको उद्योग में मदद करना, ये सब। ठीक है, आदिवासी अधिनायकवादी राज्य होते हैं, इसमें सत्ता कुछ छोटे समूहों के पास होती है, पूरा वो चलाते हैं। जैसे कि बीजेपी है, तो अभी उनके पास ही है, हाथ में, उनके हाथ में पावर है, तो वो चलाते हैं। ठीक है, सॉरी। उसके बाद एकात्मक राज्य होते हैं, जिसमें कि केंद्र जिसमें कि केंद्र अधिकांश शक्ति होती है केंद्र के पास, और जो स्थानीय निकाय होते हैं उनके पास सीमित शक्तियां होती है। ठीक है, अब इसको समझो, आपको ये भी नहीं पता होगा कि क्या होता है ये, पहली बार पढ़ रहे हो मुझे पता है। एकात्मक राज्य जो होते हैं, हमारा जो भारत है, इंडिया है, इसको समझो, ये 3 लेवल में बटा हुआ है।
ठीक है। इसके अंदर 3 लेवल है, एक होता है सेंटर के स्तर पे, एक होता है स्टेट के स्तर पे, एक होता है जो स्थानीय निकाय होते हैं, ठीक है, यानी कि पंचायत। पंचायत और ये तो गांव में हो गई, और नगरों में नगर निगम, ठीक है, एमसीडी, नगर निगम। ये जो होता है इसको हम त्रिस्तरीय व्यवस्था कहते हैं, इंडिया में यही चलती है, ठीक है। सेंटर के स्तर पे जो हमारी जो बीजेपी सरकार है अभी फिलहाल में, तो वो है, तो जो सेंटर को संभालती है, जो कार्यपालिका में है। स्टेट में अलग अलग सरकारें हो सकती है, ठीक है, ये राज्य के स्तर पे होती है, वो अपने अलग अलग काम होते हैं उनके। और ये जो इसके नीचे के स्तर की होती है, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं स्थानीय स्तर, ठीक है, यानी कि बिल्कुल निचले स्तर से लोगों की मदद करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। ये आपको समझना है। और उसके अलावा धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत तो ये है ही, ठीक है। इंडिया में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे लिखा ही हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बहुराष्ट्र राज्य यानी कि जहाँ पे बहुत सारे देश अंदर निवास करते हो, है ना। मैंने आपको बताया ना कि भाई चाइना जो है, अगर चाइना किसी अपने आसपास की कंट्री को कैप्चर कर लेता है तो वो उसके अंदर आ जाते हैं, तो उस वो क्या कहा कहलाएगा, चाइना बहुराष्ट्रीय राष्ट्र राज्य, बहुराष्ट्र राज्य, यानी कि उसमें बहुत सारे राष्ट्र पहले से ही आ चुके हैं अंदर, मतलब उस देश में पहले से ही बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं, तो बहुराष्ट्र राज्य हो गया। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में रशिया के बारे में, तो रशिया जो है बहुत सारे कंट्रियों को उसने कैप्चर कर लिया था पहले ही, और वो एक यूएसएसआर बन गया था, ठीक है। तो वो एक एग्जाम्पल है बहुराष्ट्र राज्य का, ठीक है जी। एक को समझना है आपको कि भाई जो देश होते हैं वो 3 स्तरों में बटे हुए होते हैं। एक होता है विकसित, जैसे कि अमेरिका है, रशिया है, यूरोप है। एक होते हैं विकासशील, जैसे कि भारत है, ठीक है, ये एक विकासशील कंट्री है। पाकिस्तान है, और बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये विकासशील कंट्री है। और एक अल्प विकसित कंट्री है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज जो आप देखते हो वो अल्प विकसित है, वो विकसित नहीं है ना। तो ये समझना है आपको। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि भाई आ सकता है एग्जाम में, ये है कि भाई अधिकार और पहले पहली बात तो अधिकार पता होना चाहिए आपको कि क्या होता है, और दावे क्या होते हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर है, वो आपको बताना है। सबसे पहले मैंने एक इंट्रो लिखा है, आपको ऐसे ही शुरुआत करनी होती है सवाल की, ठीक है। आंसर जब लिखते हो तो आप ऐसे लिखो, इंट्रो लिख के फिर आप इसको आगे मेन बॉडी आप लिखोगे, तो आपको इजी रहेगा याद करने में, मतलब चीज़ों को लिखने में मज़ा आता है फिर ऐसे आंसर लिखने में। अधिकार में क्या होता है कि भाई मौलिक अधिकार होते हैं और परिवर्तनीय अधिकार होते हैं। देखो यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आपको। अधिकार जो होते हैं वो आपके होते हैं राइट्स, ठीक है, और अधिकार सिर्फ अकेले आपके लिए नहीं होते हैं, अधिकार सभी के लिए होते हैं। जैसे कि भारत के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है वो हम सभी के लिए हैं, ठीक है, चाहे आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो, सभी के पास सेम अधिकार होते हैं। लेकिन दावे दावे जो होते हैं वो किसी किसी को के पास होते हैं, ठीक है। अब भाई मेरे पापा की प्रॉपर्टी है तो उस पर मेरा अधिकार होगा डेफिनेटली, और मैं उस प्रॉपर्टी पे दावा भी कर सकता हूँ कि ये मेरी ही है, ठीक है, समझ रहे हो। अगर मेरे मेरे जो ब्रदर्स हैं, ठीक है, मेरे जो और भाई बहन हैं, वो उस प्रॉपर्टी पे अपना हक जमाने की बात करते हैं, तो मैं भी कहूंगा कि भी मेरा भी तो है, मुझे भी हिस्सा दो इसमें से, तो ये दावा हो गया, ठीक है। और अगर मैंने कोई काम किया है, ठीक है, मैं कहीं कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था और मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए मैं क्लेम कर सकता हूँ, यानी कि दावा कर सकता हूँ कि ये भाई मेरे को पैसा दो इस चीज़ के लिए। मैंने भी तो काम किया है अपनी कंपनी में, आपकी कंपनी में, मैंने भी पूरी हेल्प की है आपकी, तो ये दावा होता है, ठीक है। अधिकार और दावे में यही फर्क होता है। बाकी मैंने लिख दिया है, इसको आप पॉज कर करके एक बार अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, या आपकी जो बुक है उसमें साइड में जगह होती है काफ़ी, वहाँ पर लिख देना, ईजी रहेगा, ठीक है। और इसको आप याद कर रखना। उसके अलावा इसमें डिफरेंस की अगर हम बात करें कि भाई क्या अंतर है, तो मैंने 2 चीज़ें बताई हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि जो अधिकार है वो एक प्रकार का हक है, ठीक है, जो हक होता है। लेकिन जो दावे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो हक हो आपका, ठीक है। आप उस पे अपना क्लेम कर रहे हो कि ये मेरी हो सकती है, मेरी ही है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये अधिकार सिर्फ देश में नहीं होता, अधिकार घरों में भी होता है, ठीक है, वो भी आपको लेकर चलना है। उसके अलावा कह रहा है कि अधिकार कानूनी रूप से परिवर्तनीय हो सकते हैं, लेकिन जो दावे होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो चेंज हो सके, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
ये हो गया आपका एक सवाल। इनको आपको अपने एग्जाम में एक्सप्लेन करना है, ठीक है, अच्छे से लाइन बाय लाइन इनको एकदम उनकी कहानियों को आपको बताना है, ठीक है। 5 पेज ऐसे ही नहीं भरेंगे आपके, आपको इनको मतलब बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा इनके बारे में। मैंने इतना ही लिखा है ताकि आपको जल्दी में ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिल सके। टॉपर्स का तरीका है ये, ऐसे टॉपर याद करते हैं, सीख लो थोड़ा बहुत। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि भाई शासन के विभिन्न स्वरूपों में लोकतंत्र कैसे पर लाभकारी है। लोकतंत्र, यहाँ पे लोकतंत्र पूछ रहा है, लोकतंत्र की इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, महत्व क्या है लोकतंत्र का। सबसे पहला जो महत्व मुझे लगता है वो है नियमित चुनाव। कि भाई अगर किसी भी देश में लोकतंत्र होता है तो वहाँ पे चुनाव होते हैं, ठीक है। चुनाव से क्या होता है, सरकारें बदलती रहती है तो एक सरकार का प्रभुत्व नहीं रहता है। उसके अलावा सार्वजनिक जांच, यानी कि मीडिया, नागरिक समाज, इनके एक तरीके से निशाने पे जो सरकार है वो रहती है, इन पे निगरानी रखना, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं, ये देखभाल करना लोकतंत्र में आपको मिलना है, ठीक है। उससे क्या होता है, भ्रष्टाचार कम होता है इन सब चीजों से। उसके अलावा मौलिक स्वतंत्रता होती है आपके पास, कानून का शासन यहाँ पे आपको मिलता है, विधि का शासन, यानी ये आपका संविधान जो है उसके अकॉर्डिंग काम होता है सारा। उसके अलावा राजनीतिक भागीदारी होती है, यानी कि नागरिक भी पॉलिटिक्स में भागीदारी कर सकते हैं, वोट देना, ठीक है, ये सब हमारी राजनीतिक भागीदारी का हिस्सा ही होता है। उसके अलावा नागरिकों का सशक्तिकरण, ठीक है, इम्पावरमेंट होता है, लोक कल्याण की यहाँ पे बात होती है, सामाजिक प्रगति होती है, और गरिमा और सम्मान आपको मिलता है, यानी कि महिला है जैसे तो उनके लिए काम काम करते हैं एक्स्ट्रा। उसके अलावा विविध प्रतिनिधित्व, यानी कि हर जाति समूह हर लिंग यहाँ पे आके जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकता है, वो अपने समाज को एक नया दौर, एक नया रास्ता दे सकता है, ठीक है, इसके माध्यम से। उसके बाद 7 क्वेश्चन है, यानी कि एक अलग क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन, जो कि है नारीवादी सिद्धांत के दृष्टिकोण से असमानता और राजनीति का विश्लेषण कीजिए। तो एक पॉलिटिक्स में जब भी आप पढ़ते हो ना कोई भी टॉपिक, तो वहाँ पे अगर नारीवादी क्वेश्चंस, यानी ये बुक में कभी कहीं भी नारीवादी दिया हुआ है तो मान के चलना कि क्वेश्चन एक ना एक बन सकता है, पॉसिबिलिटीज रहती है 99%। 1% हो सकता है कि ना बने, लेकिन 99% ये रहेगा कि बन ही सकती है, बन जाएगी, ठीक है। तो नारीवादी सिद्धांत आपको याद रखना है, असमानता को पूछ रहा है, ठीक है, असमानता और राजनीति का विश्लेषण कीजिए। तो हमें क्या करना है, जो नारीवादी जो लोग हैं, ठीक है, जो बेसिकली ये कहते हैं कि भाई नारियों को भी बराबर का सम्मान दो, और जो पुरुष प्रधान जो हम समाज देखते हैं उसको हमें जो है काम करना चाहिए, और नारीवादियों की भी मतलब नारी यानी कि महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ाना चाहिए, ऐसा कहते हैं ये लोग, जो कि अच्छी बात है। इसमें सबसे पहले असमानता आपको दिखाया है मैंने ऊपर, ये वाला जो टॉपिक था। लिंग की सामाजिक रचना, पितृसत्तात्मक, जाति वर्ग, विकलांगता, उत्पीड़न और पैदा करने, लिंग, इसमें लिंग महत्वपूर्ण है। बेसिकली क्या कह रहा है कि जो समाज है उसमें जो स्ट्रक्चर हमने बना के रखा है, समाज के अंदर जो एक व्यवस्था बनाई है लिंग के आधार पे, तो ये जो एक लिंग है ना, ये जो हम जेंडर की बात करते हैं, ठीक है, फीमेल, जो फीमेल है ये एक सामाजिक रचना है। फीमेल जो शब्द है वो इस्तेमाल होता है एक भूमिकाओं के रूप में, कि भाई जो महिलाएं हैं वो घर में रहेंगी, देखभाल करेंगी बच्चों की, घर की देखभाल करेंगी। तो ये एक जो है सामाजिक शब्द है लिंग, ठीक है। और कह रहा है कि जो पितृसत्तात्मक ताकतें हैं ये लिंग को दबा के रखती है और ये आगे आने नहीं देती है, ठीक है। उसके अलावा कह रहे हैं कि जो असमानता और जगह भी देखने को मिलती है, जैसे कि वर्ग है, जाति है, वो ठीक है, विकलांगता है, कोई अपाहिज है व्यक्ति, तो वहां पे भी आपको उत्पीड़न देखने को मिलता है, उस समाज का, उस समूह का शोषण देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा आगे चलते हैं। दूसरी बात है नारीवादी सिद्धांत क्या कहता है, कि भाई सेक्स बनाम लिंग, यानी कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो सेक्स है वो एक जैविक शब्द है, जैविक, यानी कि जो हमारे शरीर की बनावट है वो एक शब्द है,
उसके लिए जो शरीर की बनावट के लिए जो शब्द यूज होता है वो होता है सेक्स। लेकिन जो लिंग है वो एक सामाजिक शब्द है, जिसके जिसका मतलब होता है कि जो लिंग, एक जो फीमेल है वो घर की, एक तरीके से घर में रहने वाली चीज है कोई, जो कि उपभोग की वस्तु के रूप में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो घर की देखभाल करती है, घर की सफाई करेगी, बच्चों की देखभाल करेगी। ठीक है, ये लिंग एक सामाजिक अंतर दिखाता है। ठीक है, यानी कि समझ में ना, आप क्या समझाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है कि जो लिंग है वो एक सामाजिक शब्द है, जबकि जो सेक्स है वो एक जैविक शब्द आपको मिलता है देखने के लिए। ठीक है, जैविक रूप से, यानी कि जो हमारी जो बॉडी है, अब देखो जो मर्द होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो अलग होती है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनकी जो हर एक जो पार्ट होते हैं बॉडी के अंदर वो महिलाओं से अलग होंगे, जो दिखते हैं विजिबल जो होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी अंदर जो, वो सब तो सेम ही है, दिल सबके अंदर होता है, ठीक है, फेफड़े गुर्दे सब कुछ सबके अंदर होते हैं। पर मैं भारी बनावट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जो जो मर्द है उसकी अलग बनावट होगी, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा, महिलाओं का अलग होता है। ठीक है, तो ये जो है सेक्स के अंदर आता है। लेकिन जो लिंग है वो ये है कि एक भूमिका यहाँ पे बताता है कि भाई मर्द जो है वो बाहर जाके काम करेगा, पैसा कमाएगा, जबकि जो महिला है वो घर पे रह के काम करेंगी, बच्चों की देखभाल करेगी। ठीक है, और यहाँ पे वही सेम चीज लिंग भूमिकाएं होती है, पित्त ताकत जो होती है वो आता है। उसके बाद राजनीति में क्या है कि भाई नारीवादी विचारों का राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए संसद में ये सीट आरक्षित करना। अब देखो, अभी आपने सुना होगा फिलहाल में कि भाई जो सरकार है फिलहाल में उन्होंने कहा है कि भाई हम महिलाओं के लिए संसद में इतनी परसेंट सीटें रिजर्व करेंगे। कब तक? 2029 तक, है ना, 29-30 तक के आसपास जाके बता रहा है वो। अभी जब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, सबने पढ़ा, तो वो मतलब काफी दूर लंबा टाइम ही हो गया कुछ, कि भाई इतने टाइम बाद जाके जब उनकी सरकार खत्म चली जाएगी उसके बाद वो ये सब काम करेंगे। ठीक है, लास्ट में, ताकि इलेक्शन आ जाए और उनको उस चीज का फायदा हो जाए। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रजनन अधिकार, समान वेतन, लिंग आधारित हिंसा, और ये सब चीजें जो है ऐसे मुद्दे आपको देखने को मिलते हैं जो कि हम पढ़ते हैं। अब राजनीति के द्वारा जो महिलाएं अगर प्रतिनिधि बनेगी, ठीक है, चुनाव जीतेंगी, वो अच्छे पदों पे जाएंगी, ठीक है, मंत्री पद मिलेगा उनको अच्छा खासा, तो क्या होगा उससे, जो महिलाओं के बीच में जो अंतर हम देखने को मिलता है मर्दों और महिलाओं के बीच में, उसको ओवरकम करने में मदद होगी। अगर ठीक है, राजनीति में अगर महिलाएं आएंगी तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, और जो इससे क्या होगा, महिलाओं की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सुधार होगा। क्योंकि देखो, अभी भी क्या है, संसद में ज्यादातर बहुत ज्यादा परसेंट में, बहुत कभी मात्रा में, मतलब 5% से भी कम आप मान के चलो महिलाएं हैं संसद में। तो वो कैसे महिलाओं की बात रख पाएंगी? महिलाओं की बात कब रखी जाएगी? जब महिला संसद में उतनी हो जितने की मर्द है, ठीक है, पुरुष है। तो ये बहुत जरूरी है कि दोनों पक्षों की बात हो, महिलाओं की भी पुरुष की भी, ताकि जो सेफ्टी के मामले में अगर हम बात करें तो वो भी महिलाओं के लिए ज्यादा की जाए। ठीक है, अगर हम, क्योंकि देखो संसद में ज्यादातर पुरुष ही हैं, तो वो क्यों बात करेंगे महिलाओं की सेफ्टी की? ठीक है, तो ये भी जरूरी है। उसके अलावा नारीवादी आलोचनाएं, नारीवादियों की आलोचना होती है कुछ मामलों में, जैसे कि भाई कह रहा है कि ये जो जो विचार है नारीवादी का, ये यूरोपियन कंट्री से लिया गया है। ठीक है, और दूसरी चीज कि भाई ये पुरुषों की, ये जो अन्य जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ महिलाओं की बात करते हैं। तो ये करके इनकी आलोचना भी होती है। बाकी यही था आज का आपके कुछ टॉपिक्स जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है। और जो भी आपके कमेंट है, व्यूज है, मुझे जरूर बताना कमेंट करके। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपको जो वीडियो बनानी है, बनवानी है, तो मुझे कमेंट करके बता देना, कोशिश की जाएगी उसकी वीडियो जल्दी से जल्दी आ सके। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।